हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे आशा करते हैं। आज हम लोगों का वीडियो है 10वीं क्लास 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले उन सभी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सोशल का क्लास इतिहास जो आपका फर्स्ट पार्ट वीडियो बना रहे हैं हम। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, थर्ड पार्ट भी आएगा। आप लोग लगातार मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोगों ने लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास लिया है। देखिए कितना कवर हो पाता है, उतना हम करने की कोशिश करेंगे पूरी तरह आप लोगों के लिए। आप लोग अपना पूरा वीडियो देखकर जाएं, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत अधिक सहायता मिलने वाली है। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए, और मैं आप ही लोग के लिए मेहनत करता हूं। और आप लोग हमारी चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लगातार कराता रहूँगा आप लोगों को जब तक 2025 का एग्ज़ाम ना हो जाए। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी ले रहा हूँ, और भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी लूँगा। अभी लघुत्तरीय प्रश्न दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट्स है एग्ज़ाम में। मैं आपको 100% आपको गारंटी देता हूँ कि इनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अगर नहीं आता है तो आप मेरा नंबर ले सकते हैं, मेरे पे कॉल कर सकते हैं बाद में कि सर आपका पढ़ाया हुआ एक भी एग्ज़ाम में नहीं आया। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपका, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी की एकीकरण की बाधाएं देखिए नीचे लिखे गए हैं। 1 2 3 4 ऑप्शन है इसमें, चारों के चारों हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पहला में क्या दिया है, 4 बाधाएं थी, और भी बाधाएं थी, परंतु हमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन जब लघुत्तरी है तो उतना ही आंसर लिखना है जितना ज़रूरी है। चलिए तो देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1 नंबर इसका, जर्मनी की बाधाएं ये जो दी गई हैं। जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त था। यानी जर्मनी जो देश था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया था, छोटे छोटे स्टेट में लगभग 300 टुकड़ों में बढ़ गया था, आप समझ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका, जर्मनी भौगोलिक दृष्टिकोण से भी अलग थलग था। भौगोलिक दृष्टिकोण से मतलब कहीं ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पहाड़ है, कहीं चट्टान है। इस दृष्टि से भी देखा जाए तो ये मतलब कह सकते हैं अलग थलग बटा हुआ है इस दृष्टिकोण से भी। जर्मनी के अधिकांश राज्य जो थे, जर्मनी के अधिकांश राज्य में सैनिक शक्ति कमज़ोर हो गया था। 300 अब छोटे छोटे टुकड़ों में राज्य था बटा हुआ जर्मनी, तो उसमें से कह सकते हैं हम लोग कि अधिकांश जो इसमें राज्य थे वो बहुत सैनिक शक्ति कमज़ोर हो चुकी थी, वहाँ की सेनाएं कमज़ोर पड़ चुकी थी। चौथा नंबर है आपका, जर्मनी की समस्याओं ने ऑस्ट्रेलिया का अनावश्यक होना, यानी एक तरह से कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया ने हस्तक्षेप करके रखा था जर्मनी में। इसी कारण से जर्मनी का विकास भी नहीं हो रहा था, इसी कारण से छोटे छोटे टुकड़ों में भी विभक्त था। इन सारे समस्याओं की जड़ कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया था, क्योंकि उन्होंने वहाँ अपना हस्तक्षेप, अपना प्रभाव बनाए रखा था जर्मनी पर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई? देखिए लेनिन एक राजनीतिक थे, और ये दूरदर्शिता इनके अंदर मतलब समाहित था, ये दूर की सोचते थे कभी भी हमेशा। चलिए तो इनका क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हैं कि लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति मतलब अर्थव्यवस्था को लेकर नई नीति का जो अवलंबन उन्हें घोषणा किया, उसमें क्या था, आखिर क्यों की गई थी, क्या उद्देश्य था उनका। चलिए पढ़ते हैं। लेनिन नई आर्थिक नीति की उसकी दूरदर्शिता का परिणाम थी, जिनसे रूस की स्थिर अर्थव्यवस्था को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर दिया। यानी लेनिन की जो आर्थिक नीति थी जो नई वाली, जिसने रूस की स्थिर अर्थव्यवस्था को प्रगति दिया लेनिन ने, इसका कहने का यही अर्थ है कि रूस की जो अर्थव्यवस्था थी वो स्थिर थी, उसको प्रगति देने के लिए लेनिन ने अपने नई आर्थिक नीति का प्रयोग किया, जिसकी वजह से रूस का स्थिर अर्थव्यवस्था प्रगतिशील हुआ। नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी लागू नीति के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। जो 1921 में ये लेनिन ये नई आर्थिक नीति लेकर आए थे, कब लेकर आए थे? तो 1921 ईस्वी में लेकर आए थे, और इसे लागू भी किया गया। और इसके कुछ बिंदु हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सरकारी फॉर्म स्थापित किए गए, मतलब सरकारी की तरफ से किसानों के लिए, मजदूरों के लिए
फार्म बनाए गए। उस आधार पर इन फार्मों में कृषि संबंधी अनुसंधान कार्य और रिसर्च तथा नए प्रयोग किए जाने लगे। भूमि, इसमें यह कहा जा रहा है कि इन फॉर्मों में कृषि संबंधी कार्य रिसर्च किया गया, नए नए प्रयोग किए जाने लगे, भूमि की चकबंदी की गई। इन फार्मों पर किसानों को नए यंत्र, अच्छी खाद बीज देकर मदद की गई। लोगों को वेतन नगद दिया गया। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया है, नगद की जगह नकद हो गया, आप लोग सही कर लीजिएगा। न द होगा, द की जगह पर रो लिखा गया है, जाने लगा। तो यह कहने का यह अर्थ है कि सरकारी फॉर्मों पर लेनिन द्वारा जो नई आर्थिक नीति अपनाई गई, इन फॉर्मों में कृषि संबंधी अनुसंधान कार्य किए गए, नए नए प्रयोग किए जाने लगे, भूमि की चकबंदी की गई, यानी जांच की गई, उस पर रिसर्च किया गया कौन सी भूमि किस कार्य लायक है, कितनी फसल किस में उपज हो सकती है, किसकी मिट्टी गुणवत्ता अच्छी है या नहीं है। उसके बाद कई सारे यंत्र दिए गए किसानों को, खाद बीज उपलब्ध कराया गया, उनको कई तरीके से मदद की गई उनकी, ताकि वह लोग कृषि अच्छे से कर सके। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी? ऑस्ट्रेलिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। क्या था? देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो था, ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। वो कभी भी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी एकीकरण कर ले, यानी अपना एक पूरा जो टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए थे, अलग थलग थे, उनको कहीं एकीकृत होने में ये बिल्कुल नहीं उसके पक्ष में था। वो हमेशा क्या चाहता था? उसका विरोध चाहता था। चलिए, इटली, वेनेसिया और लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। तो इटली का वेनेसिया जो शहर है उस पे वेनेसिया पर और लोम्बार्डी पर, दोनों पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार था। और ऑस्ट्रेलिया के जो शासक थे वो काफ़ी कट्टर थे, जानते ही होंगे, मेटरनिक थे। सेडवा के युद्ध 1866 में ऑस्ट्रेलिया के पराजय के बाद, जब ऑस्ट्रेलिया के सेडवा का युद्ध हुआ है ना 1866 में, तो ऑस्ट्रेलिया की पराजय के बाद उसका प्रभाव इटली पर से समाप्त हो गया। जर्मनी ऑस्ट्रेलिया के अधीन शक्तिहीन राज्य संघ था। कह सकते हैं कि जर्मनी जो ऑस्ट्रेलिया के सामने था बिल्कुल शक्तिहीन राज्य संघ था। मतलब इतनी उसके ना सेना थी, ना वह अपने आप में ही सक्षम था कि वो उसका सामना कर पाए। चलिए, उत्तरी जर्मनी महासंघ की स्थापना के बाद जर्मनी से ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव समाप्त हो गया। कह सकते हैं कि उत्तरी जर्मनी जो था वो महासंघ की स्थापना हुई वहाँ पर, मतलब एक सभा बुलाई गई जहाँ पर अन्य देश के भी बहुत सारे आए और सभा में भाग लिया, जिसमें उसको बहुत अधिक मोटिव मिला। और उत्तर जर्मनी महासंघ की स्थापना के बाद जर्मनी ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव समाप्त हो गया पूरी तरह से। कह सकते हैं कि जो इटली पर प्रभाव बना हुआ था, जर्मनी पर प्रभाव था ऑस्ट्रेलिया का, वो प्रभाव समाप्त हो गया लगभग, कह सकते हैं। थोड़ी बहुत रह गई होगी कहीं, लेकिन पूरी तरह से माना जा सकता है कि समाप्त हुआ उसका प्रभाव उस पर से। ये उत्तरी जर्मन महासंघ की वजह से स्थापना हुई, तभी हो पाया, अन्यथा नहीं हो पाता शायद। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मेजनी के योगदानों को बताइए। चलिए, उनके योगदान क्या क्या थे, इटली में उन्होंने अपना क्या योगदान दिया, हाँ, क्या भागीदारी निभाई वहाँ पर, कैसे इटली वासियों को उन्होंने अपना योगदान देकर वहाँ पर अपना लोगों को ऑस्ट्रेलिया के चंगुल से छुड़वाया। चलिए, उस पर चर्चा कर लेते हैं। उसका उत्तर, मेजनी तरुण अवस्था से ही गुप्त राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता था। वो मतलब कि एक तरुण अवस्था में जब थे, जवानी की अवस्था में, तभी से वो उन्होंने गुप्त राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया था। उनको बहुत अधिक शायद प्रिय था राजनीतिक व्यवस्था में जाना या फिर उसमें भाग लेना, दिलचस्पी थी उनकी। चलिए, उन्होंने क्या किया, उसके बाद वह कार्बोनारी सदस्य बन गया। कार्बोनारी एक पार्टी थी जिसका ये सदस्य बन गया। कौन कौन सदस्य बने? तो सदस्य बने आपके इटली के मेजनी बने। सदस्य कौन बने? मेजनी, कार्बोनारी के सदस्य बन गए। 1831 में उसने
यंग इटली की स्थापना कर दी 1831 में। कब किया यंग इटली की स्थापना? 1831 में किया। कब किया? 1831 में। इसके 1834 में उन्होंने यंग यूरोप नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कर दी। ये पूरी तरह से यंग यूरोप जो थी नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इसमें सभी क्रांतिकारी थे, परंतु इसे गुप्त रखा गया था, किसी को जानकारी नहीं दी गई थी इस संगठन के बारे में 1834 में। मेटरनी के पतन 1848 के बाद वह इटली के एकीकरण प्रयासों में लग गया। जैसे ही मेटरनी का पतन हुआ, मेटरनी कहाँ के शासक थे? ऑस्ट्रिया के शासक थे। 1848 में उनका पतन होने के बाद वह इटली के एकीकरण के प्रयास में लग गया, परंतु विफल होकर वह इटली से गया, परंतु वह सफल नहीं हो पाया। प्रयास में लग गया परंतु विफल हो गए, वह नहीं सक्सेस हो पाए, और जिसके कारण विफल हो गए। और विफल होने के बाद उन्होंने इटली से विफल होकर वह इटली से गया, इटली छोड़कर चले गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, शायद मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों के लिए, इटली के एकीकरण में गेरिबाल्डी के योगदानों को बताइए। गेरिबाल्डी के क्या योगदान थे? आइए उस पर प्रकाश डालते हैं। उनके योगदानों को पढ़ते हैं गेरिबाल्डी के, इन्होंने इटली में अपना क्या क्या योगदान दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, अपनी लाल कुर्ती और स्थानीय किसानों की सहायता से उसने 1860 में सिसिली पर अधिकार कर लिया। क्या किया उन्होंने? लाल कुर्ती और स्थानीय किसानों की सहायता से, लाल कुर्ती एक पार्टी थी, एक संगठन था उनका, और स्थानीय किसानों की सहायता से 1860 में उन्होंने एक सिसिली, एक शहर था है ना इटली का, उस पर उन्होंने अधिकार कर लिया। किसने? गेरिबाल्डी ने। बाद में उसने नेपल्स पर भी अधिकार किया, इन्हें सर्डिनिया मिल गया। इन्हीं के बदौलत इन्होंने जब अधिकार कर लिया दो क्षेत्रों पर, सिसिली और नेपल्स पर, तो इन्हें सर्डिनिया भी इन्हें मिल गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण में द्वितीय चरण पूरा हुआ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इटली का जो एकीकरण का दूसरा चरण था वो पूरा हुआ। चलिए, तो ये था गेरिबाल्डी का योगदान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में काबूर के योगदानों को बताइए। चलिए, काबूर कौन थे? चलिए जानते हैं। राजा विक्टर इमैनुएल ने मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उसने सर्डिनिया की आर्थिक और सैनिक स्थिति सुदृढ़ 1859 में फ्रांस की सहायता, यहाँ पे देख सकते हैं, विक्टर इमैनुएल ने मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में सर्डिनिया की आर्थिक और सैनिक स्थिति सुदृढ़ 1859 में फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर काबूर ने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया था। अब देखिए, ये इसके नेतृत्व में थे। ये जो था विक्टर इमैनुएल ने जो थे मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में, उसने सर्डिनिया की आर्थिक और सैनिक स्थिति को सुदृढ़ किया। 1859 कह सकते हैं, 1859 में फ्रांस की सहायता से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी पराजित कर दिया था। ये काफ़ी राजनीतिक विचारों में काफ़ी सक्षम थे। काबूर ने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया। इसकी ऑस्ट्रेलिया की सहायता लेकर फ्रांस की सहायता लेकर ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर दिया। इस तरह से उनका लोम्बार्डी पर उनका अधिकार हो गया। इटली स्थित अनेक राज्यों को सर्डिनिया में मिला लिया गया। काबूर के प्रयासों से इटली के एकीकरण का महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण चरण समाप्त हुआ। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेनिन का संक्षिप्त परिचय दें। लेनिन का जन्म रूस के सिब्रस्क नामक, अगला क्वेश्चन है, लेनिन का संक्षिप्त में परिचय दें गांव में 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था लेनिन का? रूस सिम्ब्रक नामक गांव में 1870 ईस्वी में हुआ था। आरंभ से ही वह विद्रोही प्रवृत्ति का था। वह सामान्यवाद से गहरे रूप से प्रभावित था। उसके नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई। ये लेनिन का ही देन है कि उसके वजह से बोल्शेविक क्रांति सफल हो पाया। शासन अध्यक्ष बनने के बाद उसने रूस शासन अध्यक्ष जब बने हो तो रूस के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किया। एक नया संविधान लागू किया, आंतरिक व्यवस्था स्थापित की गई तथा आर्थिक सामाजिक सुधार किए गए।
1921 में उसने नए आर्थिक नीति लागू की। उसकी मृत्यु के बाद कह सकते हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए लेनिन। उसका ये संक्षिप्त परिचय 1800 जब उनका 1870 ईस्वी में हुए तो सिब्रस्क नामक उनका गांव में जन्म हुआ था। विद्रोही प्रवृत्ति के थे वो पहले से ही। वह साम्यवादी से गहरे रूप से प्रभावित थे। उसका नेतृत्व बोल्शेविक क्रांति से हुई। उन्होंने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व भी किया था। शासन अध्यक्ष भी वह नियुक्त हुए थे और रूस के सर्वांगीण विकास के लिए भी उन्होंने बहुत अधिक प्रयास किया। एक नया संविधान लागू किया उन्होंने, बनाया खुद से, और आंतरिक व्यवस्था स्थापित की गई उनके द्वारा, और सामाजिक सुधार भी किए उन्होंने। 1921 में उन्होंने नई आर्थिक नीति लागू की। नई आर्थिक नीति हम लोगों ने पहले पढ़ा ऊपर है कि नई आर्थिक नीति के बारे में। चलिए, उसकी मृत्यु हो गया उसके बाद 1924 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 8 नंबर क्वेश्चन। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? यानी क्रांति होने का क्या कारण था? फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या क्या रहा होगा 1848 में? चलिए तो कोई आंसर जानते हैं क्या है? लुई फिलिप का प्रधानमंत्री गीजो कौन थे? इसको प्रधानमंत्री बनाया गया था। गीजो को क्या बनाया गया था? लुई फिलिप का प्रधानमंत्री कौन था? लुई फिलिप कौन थे? तो फ्रांस के कह सकते हैं शासक थे, और गीजो को बनाया गया था वहाँ का प्रधानमंत्री। कौन नियुक्त किए थे इसे? तो लुई फिलिप। प्रतिक्रियावादी एवं सुधारवाद का विरोध करता था हमेशा। गीजो जो था ये प्रतिक्रियावादी था, यानी कट्टर कह सकते हैं इसको। सुधारकों का विरोध था हमेशा, कोई सुधार नहीं चाहता था अपने समाज में। सुधारवादी दल के नेता थियर्स ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में सुधार भोज का आयोजन किया। तो इसके प्रतिक्रियावादी थे गीजो, लेकिन एक सुधारवादी दल भी था। थियर्स नेता उसका कौन था? सुधारवादी दल का नेता थियर्स था। ये जो थियर्स ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में सुधार भोज आयोजन किया कि सभी आइए यहाँ पर मीटिंग करेंगे और देखेंगे कि सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं सुधार ला रही है हमारे इधर, तो उस पर चर्चा की जाएगी। तो ये भोज का आयोजन किया। इस भोज में सभी शामिल हुए। राजा ने इस पर रोक लगा दी, परंतु जो लुई फिलिप जो राजा थे, शासक थे वहाँ के, उन्होंने इस पर रोक लगा दी। अतः पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुआ। लोगों को अच्छा नहीं लगा कि हम लोगों को जब आयोजन कर रहे हैं हम लोग सुधार भोज आयोजन, उस पर हम लोग इकट्ठा होंगे, बातचीत करेंगे आपस में, परंतु उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया वहाँ के राजा ने, और जिसकी वजह से पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुआ और जुलूस निकाले गए, और इस पर पुलिस ने गोली चला दी। देखिए, विरोध प्रदर्शन जब लोगों ने किया तो उस पर गोलियां चलवा दी लुई फिलिप ने, जिससे अनेक लोग मारे गए वहाँ के उस भोज में आए हुए। क्रोधित जनता ने लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, और अंततः इतने प्रदर्शन किए कि लोग क्रोधित हो गए वहाँ के, और क्रोधित होने के बाद लुई फिलिप के डर के मारे हालत ख़राब हो गई, और जिसके कारण से वह इंग्लैंड भाग गए। फ्रांस छोड़कर कहाँ भाग गए? इंग्लैंड भाग गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेजनी कौन था? मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। देखिए भाई, ये बहुत अधिक मतलब कह सकते हैं बहुत प्रिय नेता भी बोल सकते हैं इनको। मेजनी कौन थे? इनका जीवन परिचय शॉर्ट में जान लेते हैं। मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। सोचिए, मसीहा भी कहा जाता है। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर उसने कार्बोनारी की सदस्यता ग्रहण की। कार्बोनारी पार्टी थी, है ना, इसमें इन्होंने सदस्यता ग्रहण की, और 1830 से 31 के विद्रोह में उसने सक्रिय भूमिका निभाई कि ये जो विद्रोह हो रहा था इसमें सक्रिय भूमिका निभाई कि भाई लोगों को वास्तव में जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। इन्होंने विद्रोह में भाग लेकर उनको सक्रिय बनाने का पूरा प्रयास किया मेजनी ने। गणतंत्रवादी उद्देश्यों का प्रचार करने के लिए यंग इटली और यंग यूरोप का गठन किया। वह ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करना चाहता था। अपने प्रयास में वह विफल रहा, परंतु उन्होंने पूरा प्रयास किया कि ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करने का पूरा प्रयास किया, और इसका एकीकरण करने के लिए उन्होंने 2 संगठन की भी स्थापना की, यंग इटली और यंग यूरोप का गठन भी किया था उसने, लेकिन परंतु वो विफल हो गए किसी कारण से। चलिए, तो ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह हमारा अंतिम क्वेश्चन है 10 नंबर। गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें।
आइए गेरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा कर ले। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि गेरिबाल्डी के बारे में, अब गेरिबाल्डी के कार्यों की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आइए इसमें आपको देखिए 10 नंबर का उत्तर, इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गेरिबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। अब द्वितीय चरण पूरा कौन किया? प्रथम चरण में तो रहे, द्वितीय चरण जब चला, द्वितीय चरण किसने पूरा किया? तो इसमें इसकी तलवार ने पूरा किया, गेरिबाल्डी ने। सेना थी, अपनी सेना बना रखी थी गेरिबाल्डी ने, और ये तलवार के बल पर इन्होंने लड़कर, है ना, पूरी तरह से इटली को एकीकरण करने का पूर्णतः प्रयास किया। वह युद्ध की नीति में विश्वास रखता था हमेशा कि युद्ध करके किसी चीज़ को सुधारा जा सकता है पूरी तरह। 1859 की घटना ने उत्प्रेरित होकर उसने आक्रमण नीति अपनाई। कौन सी नीति अपना ली? आक्रामक नीति। अब उसे अब लगा कि ऐसे नहीं होगा, तो उन्होंने आक्रामक नीति अपना ली और उन्होंने बहुत अधिक युद्ध किए, कई सारे युद्ध हुए जिसमें कई लोग मारे गए होंगे। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई, जो टुकड़ी का नाम क्या रखा उन्होंने? एक टुकड़ी बनाई, है ना, उस टुकड़ी का नाम रखा उन्होंने लाल कुर्ती। गेरिबाल्डी ने ही ये टुकड़ी बनाई थी। कौन सी कुर्ती बनाई थी? लाल कुर्ती नाम रख दिया। अब ये कपड़ा मत समझ लीजिएगा, ये एक संगठन है इन लोगों का जो गेरिबाल्डी द्वारा बनाया गया है, लाल कुर्ती दल। चलिए, ये कहलाया। उसने सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर लिया था। इसी की वजह से जब ये पार्टी इन लोगों के संगठन किया गया था, ये बनाया गया, इसी के द्वारा उन्होंने सिसिली पर अधिकार कर लिया और अधिकार कर वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना कर दी। कानून अपना बना दिया कि यहाँ ऐसे ऐसे लोगों की मतलब किसी प्रकार से दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो उनको, इस पर उन्होंने भली भांति काम किया। और इससे लोगों को काफ़ी कह सकते हैं कि फ़ायदा भी हुआ वहाँ के लोगों को, और एकीकरण करने में भी उनको पूरी तरह से सहायता मिली। ये थोड़ा क्वेश्चन है लेकिन समस्या आ रही है, क्या क्यों नहीं हट रहा है ये? चलिए, अब हट चुका है। चलिए, थोड़ी दिक्कत आ गई यहाँ पे। लाल कुर्ती कहला, उनकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर लिया। इस पर अधिकार कर लिया, सिसिली पर अधिकार कर लिया। और वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था। गेरिबाल्डी कहाँ आक्रमण करना चाहता? पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबूर ने इसकी अनुमति नहीं दी। काबूर जो उनके काबूर ने इसकी अनुमति नहीं दी, शासक थे वहाँ के, अनुमति नहीं दी। इसी तरह से गेरिबाल्डी ने आक्रमण नहीं किया। गेरिबाल्डी एक महान देशभक्त थे, उन्होंने काफ़ी त्याग किया, अपना पूरा जीवन पूर्णतः इसी आंदोलन में लगा दिया कि किसी न किसी तरह से इस एकीकरण को सफल हमें बनाना है। तो आप समझ सकते हैं कि इटली के एकीकरण में गेरिबाल्डी का कितना अधिक योगदान रहा। उनका योगदान बिल्कुल झलक सकता है। उन्होंने सारा त्याग कर, सारी अपनी संपत्ति, सब कुछ समर्पित कर दिया देश के प्रति। इतने महान देशभक्त थे गेरिबाल्डी। चलिए, तो यहाँ तक हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब तो अवश्य कर ले, ताकि आपकी आगामी क्लास में लगातार इसी तरह से वीडियो लाता रहूँगा और आप लोगों का क्लास पूर्ण तरीके से पूरा कराने का पूरा प्रयास करूँगा। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएं, और भी अगर आपके आसपास कोई दोस्त वगैरह है तो उनको शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डालूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से महत्वपूर्ण है, बेसिक है। मैं यह आपको पूरी 100% गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आना ही आना है, इससे बाहर आएगा ही नहीं। मैं इतनी गारंटी, 1-2 क्वेश्चन आ जाए, परंतु इसमें से 10 में से 8 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, कम से कम 90% क्वेश्चन सोशल के एग्ज़ाम में। सिर्फ आप मेरे क्लास को लगातार रेगुलर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और क्लास में रेगुलर रहिए। फिर देखिए, आप मेरे पर भरोसा कीजिए एक बार, तब देखिए कि मैं आप लोगों को कितना कोशिश करूँगी कि आप लोगों को बहुत अच्छा से अच्छा करा पाऊँ। पूरी तरह से मैं कोशिश करूँगा। अगले आने वाले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दीजिए अपने बबलू सर को इजाज़त। बाय बाय, टाटा।